इतिहास इसका क्या है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, पौराणिक कथाओं में क्या क्या कहा गया है, जो विज्ञान है वो क्या कहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे हेडिंग होगा वो होगा चंद्रमा एवं चंद्रमा मिशन। ठीक है, बहुत ही रोचक क्लास होने वाला है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा सारी बातें। तो अगर हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, तो दोस्तों चंद्रमा की जो उत्पत्ति होती है, हम पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। और उत्पत्ति में पहला हम ये देखेंगे कि जो पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें चंद्रमा को की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा गया है, और उसमें चंद्रमा को जो है सोम के नाम से बताया गया है कि चंद्रमा जो है उनका अन्य नाम क्या है, सोम है। ठीक है ना, इनके पिता अत्रि थे और इनकी माता क्या थी, अनसुईया। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारे जो इसरो के जो अध्यक्ष है या सोमनाथ, उन्होंने ये भी बोला कि इसरो भी एक संस्था है और धर्म भी क्या है, संस्था है। दोनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो जो पौराणिक कथाएं हैं उसके अनुसार क्या है चंद्रमा की उत्पत्ति, और जो हमारा विज्ञान कहता है, जो भूगोल कहता है, उसके हिसाब से चंद्रमा की उत्पत्ति क्या है। अगर हम पौराणिक कथा की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मत्स्य पुराण हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद अग्नि पुराण हो गया, मत्स्य पुराण की बात करेंगे, अग्नि पुराण की बात करेंगे, स्कंद पुराण की बात करेंगे। मैं लिख देता हूँ मत्स्य पुराण, ठीक है, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, इन सब में जो है चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया इनको क्या कहा गया है, सोम कहा गया है। अब जो है इसमें जो पहला जो मानक चीजें हैं वो पहला ये है कि जो ब्रह्मा है दोस्तों, ब्रह्मा के पुत्र कौन थे, ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि। तो चूंकि सृष्टि के जो कर्ता हैं, सृष्टि के जो रचयिता हैं वो है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने अपने पुत्र अत्रि से ये बोला कि आप क्या करिए, आप जो है निर्माण करिए, ठीक है, ब्रह्मांड का निर्माण करिए, उसमें कुछ सहयोग करिए। तो अत्रि जो है ये तप करने लगे, और जब ये तप करने लगे तो किसी कारणवश इनके आंख से क्या छलका, आंसू छलका। जब आंख से इनके आंसू छलका तो उस आंसू जब वो गिरने लगा तो जो दिशाएं थी, और जो दिशाएं थी उस आंसू को देख के आगे बढ़ी, चूंकि वो जो आंसू था वो बहुत ही क्या था, प्रकाशमान था, और उस दिशाओं ने क्या किया, उन आंसू को पी लिया, और जो है उन्होंने पुत्र की कामना की, और उनके जो है गर्भ में ठहर गया क्या, पुत्र। जब गर्भ ठहरा, पुत्र ठहरा, तो वो पुत्र कौन थे दोस्तों, चंद्रमा ही थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो जो दिशाएं थी वो उसको संभाल नहीं पाई, और आगे चल के जो है ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनको चंद्रमा का नाम दिया, यानी सोम का नाम दिया। तो पहला कथा ये कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि जो है जब समुद्र मंथन हुआ था दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, और इन 14 रत्न में से एक रत्न था सोम, जिसका नाम क्या है दोस्तों, चंद्रमा है। मंगलयान, चंद्रयान, चाहे गगनयान, हम किसी की बात करेंगे, अगर हम चंद्रयान की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे इसके जो पूरा जो तथ्य है उसको जानना जरूरी है। यह दोस्तों यह क्लास जो है, यह वीडियो 2 भागों में आएगा। पहला तो इसके जो है प्रमाण के बारे में, उसके बाद अलग अलग अंतरिक्ष अभियान के बारे में। तो जो 14 रत्न है दोस्तों, उन 14 रत्नों में से एक कौन है दोस्तों, सोम है, यानी चंद्रमा है। लेकिन उसके पहले चूंकि चंद्रमा के बारे में और भी जानकारी मिलती है, इसलिए उतना ये नहीं माना जाता है, लेकिन जो कहा गया है उसको तो हम लोग जान सकते हैं। और अगला क्या है दोस्तों, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, मैंने बताया जो ब्रह्मा के क्या है, पुत्र अत्रि हैं, ठीक है ना। अत्रि की शादी, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि की शादी जो है दोस्तों करदम ऋषि की पुत्री अनसुईया से होती है, अनसुईया से होती है। और इस अनसुईया के से पैदा होने वाले कौन है दोस्तों, चंद्रमा है। तो अगर परीक्षा तो पूछेगा ही नहीं कर, तो चंद्रमा के जो पिता हैं उनका नाम है अत्रि, और चंद्रमा की जो माता है उनका नाम है क्या दोस्तों, अनसुईया है। अब इस अनसुईया से दोस्तों 3 बच्चे पैदा हुए थे। देखिए 3 बच्चे पैदा हुए थे। एक का नाम था दोस्तों सोम, ठीक है, एक का नाम था दत्रा, त्रेय, और एक का नाम था दोस्तों दुर्वासा। आपने सुना होगा दोस्तों दुर्वासा ऋषि। इनमें दोस्तों जो अनसुईया के जो 3 पुत्र पैदा हुए थे, सोम और कौन दोस्तों, दत्तात्रेय और दुर्वासा। इसी में से जो दोस्तों सोम है वही कौन है, वाकई में चंद्रमा है। ये कौन कहता है, ये पौराणिक कथा कहती है। लेकिन अगर हम साइंस की बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, तो चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसमें दोस्तों एक सिद्धांत है दोस्तों, भीमकाय टक्कर परिकल्पना। भीमकाय टक्कर परिकल्पना,
इसके अनुसार दोस्तों ये कहता है कि ये पृथ्वी थी, अब पृथ्वी के समान मतलब मंगल ग्रह के समान, मंगल ग्रह के आकार कितना बड़ा जो है क्या हुआ, एक जो है ग्रह टकराया। मतलब ये जो आकार था ये मंगल ग्रह कितना बड़ा था और ये कितना है, ये कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी से एक मंगल ग्रह जितना बड़ा आकार का एक ग्रह टकराया और टकराने से क्या हुआ, पृथ्वी में गड्ढा हुआ और जो गड्ढा है दोस्तों वो प्रशांत महासागर है। और जब वहाँ से दोस्तों ये कुछ जो है मलबे बाहर निकले तो बाहर निकल के पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे तो किसका रूप धारण कर लिए, चंद्रमा का। तो ये कहता है, ये भीम का टक्कर सिद्धांत ये कहता है कि प्रशांत महासागर की उत्पत्ति के बारे में भी बताता है, इसके साथ साथ चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी बताता है, इसलिए ये परिकल्पना लगभग सही मानी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम दूसरी परिकल्पना की बात करेंगे तो ये कहता है कि पृथ्वी से, ये दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी पे, पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की दूरी पे एक दोस्तों ग्रह था, उसमें हुआ विस्फोट। और जब उसमें दोस्तों नाभिकीय विस्फोट हुआ, नाभिकीय विखंडन हुआ, तो पृथ्वी के आसपास जितने भी मलबे थे, धूल थे, कण थे, वो सब दोस्तों जाकर कहाँ हो गए, यहाँ पे इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने से पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लगे और इससे किसकी उत्पत्ति हो गई दोस्तों, चंद्रमा की। परंतु दोस्तों ये काफी कम मान्य है ये नियम, ठीक है। और अगर दोस्तों हम थर्ड नियम की बात करेंगे, ठीक है, थर्ड सिद्धांत की बात करेंगे तो थर्ड सिद्धांत ये कहता है, जो कि हमको अच्छी तरह से पता है कि 21 जुलाई को जो अपोलो 11 जो मिशन गया था, हम तो यही बात ही करने वाले हैं आगे चल के। 21 जुलाई को हमारे नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पे पहली बार पैर रखा, उसके बाद बल्जिन एल्ड्रिन ने भी रखा, ठीक है ना। तो 21 जुलाई को जब अपोलो हमारा 11 मिशन, जब अपोलो 11 मिशन जब गया तो यह अपने साथ दोस्तों लगभग 21.5 किलो का एक टुकड़ा लेकर आया था चंद्रमा से। मतलब जो नासा का जो मिशन था, यह मिशन जब गया, कब गया ये गया 1969 में। इसको हम आगे बताएंगे। ये गया 1969 में दोस्तों। इसके साथ दोस्तों कुल 3 लोग थे। ये जो 3 लोग थे, इन तीनों में से 21 जुलाई को पहली बार चंद्रमा पे पैर कौन रखता है, नील आर्मस्ट्रांग रहता है। उसके बाद दोस्तों कौन रखता है, एल्ड्रिन रखते हैं। और साथ साथ दोस्तों कॉलिंस भी गए थे। तो कॉलिंस, एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग ये अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ जान लीजिए, जब ये चंद्रमा पे गए तो वहां से उन्होंने नमूने के रूप में 21.5 किलो यानी 21.5 किलो वहां से जो है वहां की मिट्टी, वहां का चट्टान लेकर आया। और दोस्तों उस चट्टान का जब अध्ययन किया गया तो दोस्तों उसका नाम दिया गया थिया, ठीक है। तो जो थिया चट्टान है दोस्तों, यह एक उपग्रह से मैच करता है, सॉरी ये किससे मैच करता है, ग्रह से मैच करता है। और इसीलिए जब ये एक ग्रह से मैच करता है, इसीलिए जो पहला सिद्धांत है भीम का टक्कर परिकल्पना सिद्धांत, वही इसलिए क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है, ठीक है ना। यानी भीम का टक्कर परिकल्पना सिद्धांत जो है सबसे अधिक आज तक का मान्य सिद्धांत है, याद रखिएगा। और वो जो थिया जो ग्रह है उससे कुछ मैच करता है। इसका मतलब कि थिया ग्रह जो मंगल के आकार का था वो पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी में जो बड़ा गड्ढा हुआ जहाँ टकराया उसका नाम प्रशांत महासागर दिया गया और चारों तरफ मलबे घूमने लगे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जिस वजह से क्या हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो हम ये समझें कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति हुई इसमें पौराणिक चीजें क्या हैं और जो साइंस कहता है उसके हिसाब से चीजें क्या हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें चंद्रमा का, वहाँ की भौतिक स्थितियाँ क्या हैं दोस्तों, तो भौतिक स्थितियों में अगर हम देखें तो अगर ये हमारी पृथ्वी है, अगर यहाँ हम पृथ्वी बनाते हैं, ये अपनी पृथ्वी है, तो यहाँ से दोस्तों लगभग 3,84,000 किलोमीटर, याद रखिएगा, यहाँ से लगभग पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर पे एक उपग्रह मिलता है, इसका नाम है क्या, चंद्रमा। और दोस्तों इसको जीवाश्म ग्रह, यहाँ तक दिख रहा है, देख लीजिएगा, इसको जीवाश्म ग्रह की, ठीक है, इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, किसको, चंद्रमा को। और ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ चुका है कि कौन सा है, ठीक है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करेंगे दोस्तों, जो चंद्रमा पे जो जी का मान होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है, जो खींचने की जो शक्ति होती है, वो होती है दोस्तों पृथ्वी के जी के 1/6 हिस्से में। मतलब अगर यहाँ पे जी की वैल्यू 60 है, मतलब है कि हालांकि है 9.8, हालांकि अगर यहाँ पे जी की वैल्यू 10 है तो वहाँ पे कितनी होगी, ठीक है, 10/6 होगी। कहाँ पे, चंद्रमा पे। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। और देखते हैं और चंद्रमा के बारे में क्या है दोस्तों। चंद्रमा का जो पलायन वेग है दोस्तों, चंद्रमा पे जो पलायन वेग है वो आपका है 2.38 या कहीं कहीं आता है 2.4 किलोमीटर/सेकंड।
चंद्रमा का जो पलायन वेग है, चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वह वैल्यू है 2.4 किलोमीटर बटे सेकेंड। इसका मतलब होता है दोस्तों, पलायन वेग का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज एक बार चली गई तो दोबारा वह नहीं आएगी। मतलब किसी पिंड को दिया जाने वाला ऐसा वेग जिसको दे दिया जाए और दोबारा वो वापस ना आए, इस ऐसे वेग को बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है ना, ये डिटेल फिजिक्स वाली बात है, वहाँ पे समझा जाएगा, उसे बोलते हैं पलायन वेग। जैसे दोस्तों सूर्य का जो पलायन वेग है, ये भी परीक्षा में पूछ चुका है, वो 42 किलोमीटर बटे सेकेंड है। अगर पृथ्वी के पलायन वेग की बात करेंगे तो वह है 11.2 किलोमीटर बटे सेकेंड है। तो चंद्रमा कितना है दोस्तों, 2.4 किलोमीटर बटे सेकेंड है। ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे जितने भी गैसीय अणु हैं उनका जो है औसत माध्य जो वेग होता है वो होता है दोस्तों लगभग 2.4। जो अणुओं की जो औसत गति होती है, वो होती है 2.4 किलोमीटर बटे सेकेंड। और जो सबसे हल्का जो दोस्तों गैस है वो कौन सी गैस है, वो है हाइड्रोजन। मतलब अगर हाइड्रोजन को कहीं रहना है तो उसके लिए न्यूनतम कितना होना चाहिए, 2.4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कितना है, 2.38 है। इसका मतलब ये है कि क्या है कि चंद्रमा पे जब हाइड्रोजन नहीं रुकेगा तो क्या कोई और गैस रुकेगी, इसीलिए चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या है आपकी परीक्षा में पूछा हुआ है। पहले चंद्रमा के बारे में समझेंगे, फिर अलग अलग मिशन के बारे में हम लोग समझेंगे। चंद्रमा में दोस्तों ये है उसका दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव में जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है दोस्तों लिबर्टीज पर्वत। ठीक है ना। और दोस्तों उत्तरी ध्रुव के छोर पे दोस्तों एक गड्ढा है, इस गड्ढे का नाम दोस्तों दिया गया है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। इस गड्ढे का दोस्तों क्या नाम दिया गया है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। कहाँ पे, मून में। तो मून के उत्तरी हिस्से में जो गड्ढा है उसका नाम है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। दक्षिणी हिस्सा में दोस्तों क्या है, लिबर्टीज पर्वत है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। और दोस्तों चंद्रमा पे जितने भी गड्ढे हैं वो सब क्या है, उल्कापिंड गिरने से वो गड्ढे हुए हैं। ठीक है ना। इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, इसमें जो प्रकाश दिखता है वो सूर्य की वजह से दिखता है। और दोस्तों यह क्या है, एक तरह की अद्वितीय वस्तु है। कैसी वस्तु है, अद्वितीय उपग्रह है। मतलब इसके पास स्वयं का कोई एनर्जी नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से दोस्तों क्या होता है, ये चमकता है। इसके साथ साथ ये जानेंगे दोस्तों, ये जो चंद्रमा है ये सौर मंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का 5वां बड़ा क्या है दोस्तों, ये उपग्रह है। ठीक है ना, कौन, चंद्रमा। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि चंद्रमा का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो सूर्य के पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/21वां भाग है। मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान जितना है उसका 1/21वां हिस्सा किसका द्रव्यमान है दोस्तों, चंद्रमा का द्रव्यमान है। इसके साथ साथ अगर इसके हम व्यास की बात करेंगे, चंद्रमा के व्यास की बात करेंगे तो 1/4 है पृथ्वी के 1/4 हिस्सा किसका है, चंद्रमा का व्यास है। और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 1/21वां हिस्सा है। ठीक है ना। कैसी वस्तु है दोस्तों, ये आदित्य पिंड है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव पे है। लिबर्टीज पर्वत कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव पे है। जीवाश्म वगैरह किसे कहा गया है, मून को कहा गया है। वहाँ पे जी का मान कितना होता है, G/6 होता है। पलायन वेग कितना है, 2.38 है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है दोस्तों, 42 किलोमीटर बटे सेकंड होता है। पृथ्वी कितना है, 11.2 किलोमीटर बटे क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कि हम अगर पृथ्वी पे हैं और हमको चंद्रमा देखना हो तो क्या हमको चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उत्तर होगा नहीं। हमको चंद्रमा दोस्तों केवल और केवल 59% ही दिखाई देता है। यह भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा हुआ है। चंद्रयान पूछेगा ये तो पक्का है, लेकिन चंद्रमा से संबंधित ये सारी चीजें परीक्षा में पूछ चुका है, ये भी जरूरी है जानना। ठीक है ना। अब उसके बारे में हम तो कल बात करेंगे अगली वीडियो में। ये 59% जो है ये चंद्रमा दिखता है, कहाँ से, पृथ्वी से। मतलब 59% दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं आप नोट भी कर रहे होंगे, दिखाई देता है। अगर हम दोस्तों चंद्रमा के टेम्परेचर की बात करेंगे, चंद्रमा के ताप की बात करेंगे तो दिन में ताप दोस्तों होता है 120 डिग्री सेल्सियस और रात में हो जाता है दोस्तों 130 डिग्री सेल्सियस लिखा हो जाता है, कम हो जाता है। दिन में तापमान ज़्यादा और रात में तापमान 150 डिग्री सेल्सियस लिखा हो जाता है, नीचे हो जाता है। इसके बारे में हालांकि अभी पूर्ण जानकारी नहीं है। धीरे धीरे जो अभियान चलाए जा रहे हैं उस अभियान दौरान बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना।
जैसे अभी हमारा रोवर गया है, प्रज्ञान गया है, वो चलेगा तो भारत का चिन्ह छोड़ेगा, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे जैसे उसके बारे में जानकारी मिलेगी हम समझेंगे। ये इतना पता है कि चंद्रमा में रात का तापमान क्या होता है, 150 डिग्री से भी नीचे हो जाता है, और दिन में तापमान क्या होता है, बहुत ही अधिक हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए चंद्रमा एक कार्य और होता है, चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी पे जो ज्वार और भाटा आते हैं उनके लिए भी क्या है, उत्तरदायी है। अब इसको समझ सकते हैं ज्वार और भाटा के रूप में। देखिए जैसे चूंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से क्या है, बहुत ही कम है। चंद्रमा केवल और केवल अगर देखा जाए तो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, जबकि अगर सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ये आपका क्या है दोस्तों, सन है। ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है सूर्य, और चंद्रमा केवल 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पे है। अब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की वजह से दोस्तों पृथ्वी पे क्या आता है, ज्वार और भाटे आते हैं, ठीक है ना। ज्वार भाटा आता है, तो जो ज्वार भाटा आता है यहाँ से भी दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। हमारे लिए गौरव की बात है चंद्रयान, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना हमको। तो ज्वार भाटा आता है, अगर ज्वार भाटे में हम मून और सन की बात करेंगे तो सबसे अधिक जो है गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगाता है पृथ्वी पे, तो चूंकि चंद्रमा नजदीक है इसीलिए चंद्रमा 11 अनुपात में और सूर्य 5, मतलब 11:5 के अनुपात में ये जो बल लगता है वो लगता है। इसका मतलब 11 यूनिट बल लगाता है चंद्रमा, अब 5 यूनिट बल कौन लगाता है, केवल सूर्य लगाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, दूर है, भले ही सूर्य बड़ा है, ठीक है ना। इसका मतलब ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा दोनों है, इनका गुरुत्वाकर्षण बल है, ये तो कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में सबसे अधिक प्रभावी ज्वार में कौन है, तो उत्तर तो दिखता है सूर्य है, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, सौरमंडल का केंद्र हमारे है। होगा क्या उत्तर दोस्तों, चंद्रमा होगा, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों अंतरिक्ष मिशन की बात करेंगे इसके बाद, तो अच्छा ये भी जान लेते हैं कि चंद्रमा का जो कोर है दोस्तों, कोर ये दोस्तों सॉलिड का है, ये सॉलिड का है, मतलब ठोस है। और दोस्तों उसके बाहरी जो परत है दोस्तों, ये दोस्तों अर्ध तरल है। और दोस्तों ये वाला जो तरल है, थर्ड वाला दोस्तों, ये क्या है आपका, ये तरल है, ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है दोस्तों, भूपर्पटी है। तो इतना दोस्तों ये बताया गया कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा की अवस्थिति हमारे सौरमंडल में है, हमारी पृथ्वी क्या है दोस्तों, ये उपग्रह है, यहाँ से कितना दूरी पे है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं, इसका उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से तथ्य जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल होने की वजह क्या है, न होने की वजह क्या है, पलायन वेग है। अब हम इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि जो लूना, जो रूस का जो मिशन गया था चंद्रमा के लिए, ये पहला जो असफल रहा, दूसरा रहा सफल। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अपोलो मिशन की बात करेंगे, फिर लूना 25 की बात करेंगे, फिर चंद्रयान 1 2008 वाला, फिर चंद्रयान 2 2019 वाला, और चंद्रयान 3 दोस्तों आपका कौन वाला, 2023 वाला। हम इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।